आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता का टॉपिक विचाराधीन न्याय या रेस सब जस्टिस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जो है विचाराधीन न्याय सब यानी रेस सब जस्टिस का जो प्रावधान है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में किया गया है। अब देखिए अगर हम सीपीसी की धारा 10 में विचाराधीन न्याय या रेस सब जस्टिस एक सूत्र पर आधारित है। सूत्र का जो नाम है वो है लेट दी मैटर बी एडजुडिकेटेड, यानी इस सूत्र का मतलब होता है, इसका तात्पर्य यह है कि मामले को न्याय निर्णय होने दिया जाए, यानी जो मामला है उसको न्याय निर्णय होने दिया जाए। वहीं पर देखिए धारा 10 जहां कोई बात न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो या उसके बारे में न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय लंबित हो, ऐसी अवस्था में द्वितीय वाद यानी सेकंड सूट के रोधन या स्टे ऑफ सूट के संबंध में विधि का निर्धारण करती है। मतलब समझिए अगर मान लीजिए किसी भी न्यायालय में कोई वाद लंबित है, चल रहा है, तो उन्हीं उद्देश्य के लिए उन्हीं चीजों को लेकर दोबारा मतलब जो है दूसरे वाद को फाइल होने से रोकता है या संस्थित होने से रोकता है। अब यहीं पर देखिए यदि किसी न्यायालय में, देखिए थोड़ा देर में देखिए आप जो है, वैसे तो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको जो है। अब देखिए यदि किसी न्यायालय में किसी वाद या सूट्स का परीक्षण या विचारण किसी ऐसे विवादग्रस्त विषय पर किया जा रहा है जो पहले से ही दायर किया जा चुका है या दायर किए गए हैं, किसी अन्य वाद में प्रत्यक्ष रूप से और सार रूप में वही है, और ऐसा अन्य वाद चाहे उसी न्यायालय में या फिर भारत के किसी भी न्यायालय में या फिर हम कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी विदेशी न्यायालय में, जिसको या जिसके दावे में चाहे गए अनुतोष मंजूर करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो या फिर यह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तो बाद में दायर किए गए वाद यानी इनके बाद में दायर किया गया वाद सूट का विचारण या परीक्षण उस न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा या फिर कहते हैं उसे संस्थित होने से इनकार कर दिया जाएगा। ये मतलब धारा इस बात को बताती है या फिर उस वाद पर विचारण नहीं करेगा। अब देखिए जो है इसको मान लीजिए धारा 10 की बात करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल में देखिए ए मुंबई का एक व्यापारी है, यानी ए जो है मुंबई का एक व्यापारी है। यानी ए जो है मुंबई का एक व्यापारी है। इलाहाबाद में एक व्यापारी बी, यानी बी जो है वो इलाहाबाद में व्यापारी है, समझिएगा आप। यानी कि जो है ए मुंबई में एक व्यवसायी है, इलाहाबाद में एक व्यापारी बी को एक एजेंट के माध्यम से कुछ सामान बेचता है। यानी कि ए जो है बी को एजेंट के माध्यम से, ए जो है मुंबई में है और बी इलाहाबाद में, यानी ए बी को एजेंट के माध्यम से कोई सामान बेचता है या विक्रय करता है। यहां पर जो है ए और बी के मध्य समव्यवहारों के अंतर्गत कुछ लेन देन के संबंध में बी एक वाद इलाहाबाद सिविल न्यायालय में संस्थित करता है। अब देखिए मतलब जो है जब इनको व्यापार होता है तो बी जो है इनकी कुछ मतलब लेके जो है
इलाहाबाद में जो है एक केस फाइल करता है या संस्थित करता है, जो उस मामलों को देखने और विचारण करने के लिए सक्षम है। यहीं पर देखिए, इसी बीच एक वाद उसी मामले में मुंबई के न्यायालय में संस्थित करता है। मतलब समझिए, देखिए पहले तो जो है बी ने इलाहाबाद में संस्थित कर दिया, फिर इसी के उसमें ए जो है इनके अगेंस्ट इन्हीं मुद्दे को लेकर सेम टॉपिक, सेम यही था, इसी को लेकर मुंबई में संस्थित करता है। समझ में आती बात जो है। अब देखिए जो है ऐसा वाद जो इलाहाबाद में दाखिल हुआ है या फाइल हुआ है, तो धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार, यानी सीपीसी धारा के प्रावधानों के अनुसार मुंबई में नहीं चलना चाहिए, यानी वाद जो केस है मुंबई में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पक्षकारों के मध्य उन्हीं विषय पर पश्चातवर्ती वाद मुंबई में दाखिल हुआ है, जिस पर पहले से ही इलाहाबाद के समक्ष न्यायालय का मामला दर्ज हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये समझिए, अगर हम जो है कोई भी विवाद है, कोई भी मुद्दे को लेकर हमने किसी कोर्ट में कोई केस फाइल कर दिया है, फिर उन्हीं मुद्दों को लेके हम अगर दूसरे कोर्ट में उसको संस्थित करते हैं, दूसरा कोर्ट या उसी कोर्ट में करते हैं, तो दूसरा जो वाद है, जब पहले के सेम वही विषय है, सेम सार वही है, तो दूसरा वाद उस पर फाइल नहीं होगा। 10 जो है सीपीसी 10 धारा 10 जो है इसे रोकती है, इसे प्रावधान करती है। अब देखिए विचाराधीन न्याय की जो कुछ शर्तें हैं, देखिए अब जो है, या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के लागू होने को शर्तें क्या है, देखिए वाद जो है 2 होने चाहिए, यानी मतलब जो है जो सूट्स जो है वो 2 होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों वादों के विवादक तथ्य, प्रत्यक्षतः और सारतः एक ही होने चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, यानी वाद 2 होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात क्या कहता है, दोनों वाद के विवादक तथ्य, प्रत्यक्षतः और सारतः एक ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए सीधी बात है। वहीं पर वाद समान पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए, यानी वाद जो है वो सेम जो पहले वाले में समान पक्षकार और उनके प्रतिनिधियों के बीच में होना चाहिए। चौथी बात, पूर्ववर्ती वाद निम्नलिखित में किसी भी न्यायालय में लंबित होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए एक वही न्यायालय जिसमें पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया गया हो, या फिर कह सकते हैं किसी अन्य न्यायालय में जो भारत में स्थित है, या फिर बात करते हैं किसी अन्य न्यायालय में जो भारत के बाहर स्थित है परंतु भारत सरकार ने स्थापित किया है, या फिर कह सकते हैं हम जो है उच्चतम न्यायालय में जो है। अब इनमें से मतलब ये संस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद संस्थित किया गया है, यानी पहले वाला जो वाद संस्थित किया गया है, वह उस वाद में मांगे गए सभी उपचारों को प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। छठी शर्त क्या है, देखिए आप जो है दोनों वादों के पक्षकारों की हैसियत यानी टाइटल एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए मतलब जो है ये जो मैंने परिस्थिति बताई है, मैंने उपरोक्त जो किसी भी परिस्थिति में एक मामले में एकल निर्णय की अनिवार्यता का नियम लागू करके ही न्याय की एकरूपता सुनिश्चित करना धारा 10 का में प्रतिपादित विचाराधीन न्याय के नियम का मूल उद्देश्य है। समझिए इस बात को, देखिए आगे देखिए, वहीं पर देखिए अब धारा 10 के उद्देश्य क्या है, विचाराधीन न्याय के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में देखिए, एक ही वाद हेतु के आधार पर संस्थित 2 वादों या फिर केस को इस प्रकार विनियमित करना जिसमें सीमा समवर्ती क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय के निर्णय में संघर्ष न हो, यानी उन्हीं चीजों को लेकर दो, ऐसा नहीं कि एक मतलब पक्ष में से एक विपक्ष में से, ऐसा संघर्ष न हो। दूसरी बात जो है इसका उद्देश्य है विचाराधीन न्याय का वादों की बहुलता को रोकना, यानी अधिक से अधिक केस को रोकना है। तीसरी बात क्या है, 2 समान वादों को एक ही न्यायालय में समेकित करके एक ही निर्णय करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
चौथी बात क्या उद्देश्य क्या इसका जो है, एक ही वाद हेतु के लिए प्रतिवादी को दो बार या दो स्थान पर परेशान होने से रोकना है। पांचवा इसका उद्देश्य क्या है, दो समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में संभावित दो विपरीत निर्णय होने से रोकना है या रोक लगाना है। अब देखिए ये इसके उद्देश्य हो गए। देखिए है, अब देखिए मैं पहले आपको बताया है विचाराधीन न्याय क्या है, किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है, इसके मतलब जो है क्या तत्व हैं, मतलब जो है क्या शर्तें हैं इसकी जो है, और क्या उद्देश्य है। वहीं पर देखिए विचाराधीन न्याय या विचाराधीन वाद का जो क्या प्रभाव है देखिए है। अब देखिए धारा 10 पूर्ववर्ती वाद के आधार पर पश्चातवर्ती वाद के विचरण को रोक लगाती है या रोकती है। अब देखिए केस है मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि धारा 10 के प्रावधान आज्ञा प्रकृति के हैं, अतः इनका पालन न्यायालय के लिए आबद्धकारी है, यानी इनका पालन न्यायालय के लिए जरूरी है। अब यहां पर एक विशेष बात क्या है, यह है धारा 10 में प्रयुक्त वाक्यांश आगे कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसा तात्पर्य मतलब समझिए एक तरह से इस धारा के अधीन न्यायालय न तो वाद को खारिज करेगा और न ही मंजूर करेगा, बल्कि उसके विचरण की कार्रवाई को रोक देगा जो दूसरा वाद हो। जो पूर्ववर्ती वाद के अंतिम निपटारे हो जाने के बाद या हो जाने पर धारा 11 के अधीन प्राग न्याय का आधार खारिज कर दिया जाएगा। अब देखिए मतलब जो है इस जो हमारे विचाराधीन न्याय के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद देखिए जो है विदेशी न्यायालय में लंबित वाद, या कह सकते हैं किसी भी विदेश में लंबित वाद को संहिता की धारा 10 के अधीन पूर्व संस्थित वाद नहीं कहा जा सकता है। अतः भारत के किसी न्यायालय द्वारा उसी वाद हेतु पर आधारित वाद का विचरण करने से रोका नहीं जाए। अगर मतलब वो वाद जो है विदेशी न्यायालय में लंबित है तो भारत के न्यायालय जो है, भारत में स्थित न्यायालय, उसमें भी उस वाद को रोका नहीं जाएगा, उसमें वो संस्थित हो सकेगा। ये एक अपवाद है। दूसरा वाद है मतलब जो है समरी सूट, या कह सकते हैं हम जो है संक्षिप्त वाद। अब वहीं पर देखिए मतलब जो है संक्षिप्त वाद में देखिए संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत संस्थित संक्षिप्त वाद की धारा 10 अपवाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक संक्षिप्त वाद में विचरण प्रारंभ वास्तव में तब होता है जब न्यायालय प्रतिवादी के वाद को प्रति विरोध करने का अनुमति प्रदान करता है। यानी कि मतलब समझिए एक तरह से मतलब जो है संक्षिप्त वाद के संदर्भ में धारा 10 में प्रयुक्त विचारण सब एक निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात कि वे कार्रवाई भी आ जाएंगी जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को वाद के प्रति विरोध की अनुमति दिए जाने के पूर्व की जाती है, या जिनके संपन्न होने तक किसी भी संक्षिप्त वाद के विचारण आरंभ ही नहीं होता है। मतलब समझिए देखे तीसरा जो अपवाद है इसका देखिए वो है हमारा अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर। विचाराधीन न्याय का नियम न्यायालय के अंतरिम आदेश जैसे स्थगन, व्यवदेश, निर्णय से पूर्व, कुर्की, रिसीवर की नियुक्ति आदि को पारित करने की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में यह न्याय प्रक्रिया की सहायता के लिए कि अंतर्वर्ती मामले का निपटारा बीच में कर दिया जाए। देखिए ये है, ये मैं आपके साथ जो है डिस्कस किया है वो है हमारा देखिए ये विचाराधीन न्याय।